गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने वेक्टर के बेसिक्स और टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ लिए थे। आज हमें पढ़ना था लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन में पहला लॉ है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आइए ट्रायंगल लॉ को समझते हैं। ठीक है, इसका स्टेटमेंट बाद में लिखा जाएगा, पहले कंटेंट को समझ लें ये क्या कह रहा है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर हमें किसी दो वेक्टर को जोड़ना है, ठीक है ना, मान लेते हैं कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो हमें अगर किसी दो वेक्टर को जोड़ना है तो हम उस दो वेक्टर को ट्रायंगल के दो साइड की तरह लें सेम ऑर्डर में। ठीक है ना, अगर वो दो वेक्टर ट्रायंगल के साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है इन सेम ऑर्डर, तो इन दोनों वेक्टर को जोड़ने पे जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ट्रायंगल के थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा इन रिवर्स ऑर्डर, ये कहता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है ऐसे, तो ए बी सी ऐसे ट्रायंगल लिख लेते हैं। ठीक है, अब ए बी सी ये ट्रायंगल लिखने का मतलब क्या है कि ट्रायंगल का ऑर्डर क्या है, ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए। ठीक है ना, यही ना होता है, अब 10th में पढ़े होंगे सिमिलर ट्रायंगल में। ए बी सी लिखने का मतलब क्या है, बी ए सी लिखने का मतलब क्या है, सी ए बी लिखने का मतलब क्या है। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ हमारा ये कहता है कि अगर ट्रायंगल के दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, जैसे ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, और जो उन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे ए बी प्लस बी सी, तो अब सी ए नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या कह रहा है, स्टेटमेंट देख लेते हैं। if two vector are taken in same order of a triangle, if two vectors are taken in same order of a triangle, then resultant of both vector is represented by third side of triangle in reverse order. Third side of triangle इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो आप डेफिनेशन स्टेटमेंट खुद से भी ले सकते हैं, बातों को समझिए बस। इन रिवर्स ऑर्डर, इफ टू वेक्टर आर टेकन इन सेम ऑर्डर ऑफ ए ट्रायंगल, देन रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, मतलब अगर मैं कोई वेक्टर ऐसे ले लिया तो दूसरा वेक्टर ट्रायंगल के ऑर्डर में होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। ये नहीं कि इस वेक्टर को अब चौक उठना नहीं चाहिए, ऐसा बना तो ऐसा ही बने, ऐसे नहीं हो सकता, इधर है तो इधर नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में होगा, ऐसे नहीं, कंप्लीट साइकिल नहीं हो सकता। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा। अब आइए इसको थोड़ा समझते हैं और आगे चल के। ध्यान से आप देख रहे हैं, अगर ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है,
और ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ठीक है ना। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, सॉरी वेक्टर आर। तो वेक्टर आर ये कैसे आया, जब दो वेक्टर को हमने जोड़ लिया, वेक्टर ए को और वेक्टर बी को जोड़ लिया। तो जिन दो वेक्टर को जोड़ना है वो ध्यान से देखिए, वो हेड टू टेल जुड़ेंगे, हेड टू टेल जुड़ेंगे। देखिए ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़े हैं तो ए वेक्टर के हेड में बी वेक्टर का टेल जुड़ा है, ठीक है। और जो रिजल्टेंट वेक्टर हम बनाएंगे वो टेल टू हेड बनाएंगे, वो टेल टू हेड बनाएंगे, ठीक है, टेल टू हेड। यही उस लॉ में कहने का मतलब है कि जो दो वेक्टर हम ले रहे हैं वो सेम ऑर्डर में लेंगे, जो रिजल्टेंट लेंगे वो रिवर्स ऑर्डर में लेंगे। तो देखिए ये हेड टू टेल जुड़ रहा है, ये टेल टू हेड जुड़ रहा है, ठीक है। अगर ट्रायंगल लॉ से हम क्या क्या पता कर सकते हैं, तो दोनों चीज़ पता कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है। तो आइए पहले ऐसा कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं कि वाकई में ये काम कर रहा है कि नहीं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम पहले समझने के लिए, कि मान लेते हैं ये हमारा कोई एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक पे मान लेते हैं एक फोर्स मैं लगा रहा हूँ इधर, और एक फोर्स आप लगा रहे हैं इधर, ठीक है। तो ये ब्लॉक किधर की तरफ जाएगा, अभी हम डायरेक्शन की केवल बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल हमें ये पता करना है कि किसी बॉडीज पे अगर अलग अलग फोर्स लग रहे हैं तो बॉडीज का नेट बॉडी का जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। तो अब ट्रायंगल लॉ के हिसाब से जोड़ेंगे तो ये और ये वेक्टर क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर में होना चाहिए। तो हमें क्या पता करना है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर पता करना। तो F1 वेक्टर हमारा ऐसे है, ठीक है, ये वाला वेक्टर। F2 वेक्टर कैसे है, इस तरीके का। तो ये दो वेक्टर जुड़ गए। तो अब जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो किधर आएगा, इधर की तरफ। R वेक्टर मतलब F1 प्लस F2, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इधर आएगा, इधर की तरफ जाएगा वो बॉडी। अगर किसी बॉडी पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, समवेयर बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ दिस टू वेक्टर, ठीक है ना। वो डिपेंड कर रहा है कि मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड सेम होता तो एक्चुअली बाइसेक्ट करते हुए जाता, F1 F2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और तो हमें डायरेक्शन से मतलब है, R वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन ही में होगा, ठीक है। आइए कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं जो शायद हम ऑब्जर्व करते हैं डे टू डे लाइफ में। जैसे मान लीजिए हम एक पेंडुलम ले लेते हैं, ठीक है ना। सबके घरों में घड़ियाँ होंगी, उसमें आर्टिफिशियल पेंडुलम बना ही होगा, ठीक है। अब ये देखिए, अगर मैं इस पेंडुलम को यहाँ से यहाँ तक ले गया और इसको यहाँ पर रिलीज कर दिया, क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, ये पेंडुलम किधर जाएगा, ये पेंडुलम किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ, ठीक है। ये तो नेचुरल सी बात है, ये मतलब आप ऑब्जर्व करते हैं। तो फिजिक्स में ऑब्जर्वेशन से काम नहीं चलेगा, इसके लिए तो कारण बताना पड़ेगा कि अगर ये इधर आ रहा होगा यानी नेट फोर्स कुछ होगा, तो ये हमें बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम कैसे बताएंगे, तो देखिए इस बॉडी का मान लेते हैं कुछ मास है हमारा, तो मास की वजह से इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg नीचे की तरफ, और ये रस्सी से जुड़ा हुआ है ये बॉब। तो रस्सी में एक फोर्स लगता है जिसे हम लोग कहते हैं टेंशन, ठीक है ना, टेंशन हो गया। अब देखिए ये दो फोर्स हो गए, तो इन दो फोर्स को जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन इधर आना चाहिए ट्रायंगल लॉ के हिसाब से। तो देखिए हम फोर्स ले लेते हैं, ये हमारा mg वाला फोर्स है और टेंशन वाला ये फोर्स है। एक फोर्स में दूसरे फोर्स को किस तरह से जोड़ना है, हेड टू टेल, ठीक है ना। तो दूसरा फोर्स हमारा ये हो गया, ये कौन सा फोर्स हो गया, टेल, टेंशन, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, वो टेल टू हेड जुड़ेगा, यानी ऐसे, ठीक है ना। देखिए ये सेम ऑर्डर में है, ये रिवर्स ऑर्डर में, तो यही डायरेक्शन हमारी यहाँ पर आई है ना, ठीक है। मतलब ट्रायंगल लॉ से आप आसानी से डायरेक्शन पता कर सकते हैं। आइए एक आध दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
मान लेते हैं ये कोई इंक्लाइंड स्लोप है, इस पर एक बॉल रखा हुआ है, ये बॉल किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ, ठीक है ना। तो ये भी एक कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है कि अगर किसी इंक्लाइंड सरफेस पे कोई स्फीयर रखें तो वो स्लाइड करेगा, नीचे की तरफ आएगा, स्लाइड किया वो रोल करेगी, तो इधर का आ रही है मतलब इधर की तरफ कोई फोर्स लग रहा होगा। तो इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, क्योंकि एक्चुअल में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है उधर, यहाँ पे तो एक mg लग रहा है, और ये कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट के वजह से एक फोर्स लगता है। आप ये सारी बातें आप पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है ना। तो हमें तो दिख रहा है कि दो फोर्स जो हैं वो लग रहे हैं, इधर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, ठीक है ना, वो इधर की तरफ आएगा। तो आइए देखते हैं कि वाकई में ऐसा हो रहा है क्या। तो नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है, एन किधर लग रहा है, इधर की तरफ, ठीक है। mg किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, ये हो गया mg, ये हो गया n, ठीक है। वेक्टर जो हम जोड़ रहे हैं उसको सेम ऑर्डर में लिए हैं, मतलब हेड टू टेल जोड़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किधर होगा, इधर की तरफ होगा। यही रिजल्टेंट वेक्टर हमारा यहाँ पर ऐसे बना होगा, ठीक है ना। दोनों वेक्टर पैरेलल दिख रहे हैं ना आपको, क्लियर है। तो आप इजीली बता सकते हैं ना कि दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो थर्ड वेक्टर का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा। अब इसी तरह आपके बुकों में क्वेश्चन दिया रहता है कि बर्ड फ्लाई कर रही हैं तो वो पंख फैलाती हैं तो सीधे क्यों चलती हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कोई बर्ड है तो ये सीधे ही क्यों जाएगी इधर की तरफ। तो इसमें भी वेक्टर का कंसेप्ट है। मान लेते हैं ये इनका पंख है, तो पंख की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा इधर, और एक फोर्स इधर लग रहा होगा जब ये पंख फैलाई रहती हैं। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो नेट फोर्स का डायरेक्शन आएगा उधर चिड़िया उड़ेगी, ठीक है। देख लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब ए वेक्टर किधर है, इधर की तरफ। ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, सही है। ध्यान से देखते रहिएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो अब इन दोनों को जोड़ने पे रिजल्टेंट वेक्टर कैसे जोड़ना है, टेल टू हेड जोड़ना है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी चिड़िया सीधे उड़ जाती। तो जब भी बर्ड्स को सीधे के डायरेक्शन मुड़ना होता है तो वो पंख ऐसे फैलाया रहता है, और ऐसे सीधे उनका डायरेक्शन सीधे रहता है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज करना होगा तो कुछ ना कुछ हरकतें वो करेंगे। चलिए, तो कहने का मतलब है कि दो वेक्टर को जोड़ने से जो तीसरे वेक्टर आएंगे उनका डायरेक्शन किधर होगा, ये तो पहले आपको पकड़ में आना चाहिए था, ठीक है। अब कितना मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना, वो भी हम ट्रायंगल लॉ से निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें पढ़ने की हमें आवश्यकता उसकी नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि उसके लिए एक अलग से लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ। तो इसमें पढ़ें उसमें पढ़ें बात एक ही है, ठीक है ना। तो पहले आप अच्छे से वेक्टर को जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उनके डायरेक्शन के बारे में समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसी लॉ का एक एक्सटेंशन भी है आपका जो बुकों में दिया है, उसे पॉलीगॉन लॉ कहा जाता है। कौन सा लॉ कहते हैं, पॉलीगॉन लॉ, ठीक है ना। एक्चुअली ट्रायंगल लॉ जो है हमारा दो वेक्टर को ऐड करने के लिए, और पॉलीगॉन लॉ जो है वो किसके लिए है, मोर देन टू वेक्टर्स, ठीक है ना। तो मान लेते हैं बहुत सारे ऐसे वेक्टर हमें दिए हुए हैं, एक वेक्टर ऐसे दिया है, ठीक है, एक वेक्टर ऐसे दिया है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा वेक्टर ऐसे दिया है, तीसरा ऐसे दिया है, चौथा ऐसे दिया है, पांचवा ऐसे दिया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन सबको जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, ठीक है। ये लॉ कौन सा है, पॉलीगॉन लॉ। तो पॉलीगॉन लॉ से कंफ्यूज नहीं होना है, बस वेक्टर की संख्या बढ़ गई है, प्रोसेस हमारा वहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए ए बी सी डी ई को जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। ए वेक्टर हमारा ये हो गया, ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ेंगे। बी वेक्टर हो गया, बी वेक्टर में
सी वेक्टर जोड़ दिए, सी वेक्टर में डी वेक्टर जोड़ दिए, डी वेक्टर में ई वेक्टर जोड़ दिए, ठीक है ना। सब हेड टू टेल जुड़े हैं ना, अच्छे से देख लीजिए। अब रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से कहाँ होना चाहिए, इधर से इधर की तरफ, ठीक है, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से। लेकिन आइए हम ट्रायंगल लॉ ही लगा के इसको समझते हैं। अगर ये हमारा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, तो इन दोनों को जोड़ने पर रिजल्टेंट वेक्टर हमें क्या मिलता है, ये मिलता है इधर की तरफ। ये क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अब जब इन दोनों वेक्टर को जोड़ लिए हैं, तो इन दोनों को जोड़ने पे ये वेक्टर मिला, मतलब इसका काम खत्म। इस वेक्टर को इस वेक्टर से जोड़ रहे हैं, तो देखिए इसका हेड और इस वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ठीक है, इनका एडिशन सही है। तो इन दोनों को जोड़ने पे रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, टेल टू हेड, इधर की तरफ। तो अब ये वेक्टर हमें क्या मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी। अब इस वेक्टर में इस वेक्टर को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये डायरेक्शन मिल जाएगी, ये रिजल्टेंट हो गया। ये कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब इस वेक्टर में इस वेक्टर को जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक हमें कौन सा वेक्टर मिल जाएगा, ये वाला वेक्टर। दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो जो पॉलीगॉन लॉ में जोड़ने का तरीका है वो सिमिलर है ट्रायंगल लॉ की तरह, बस इसमें वेक्टर क्या हो रहे हैं, दो से ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आइए अब एक और चीज़ इसी में समझ लेते हैं, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो भी, प्रॉपर्टीज़ है एक तरह से, आप खुद ही बताइएगा। मान लेते हैं ए वेक्टर हमारा कैसे है, ठीक है, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर इस तरीके से, और एक वेक्टर दिया ऐसे सी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये पूरा साइक्लिक है, ठीक है ना, सारे हेड टू टेल जुड़े हैं, सारे हेड टू टेल जुड़े हुए हैं। अगर मैं कहता कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, तो आप क्या बताते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर ये होता है। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे जुड़ता है, टेल टू हेड जुड़ता है, यानी ऐसे बनता है कुछ, ये आर वेक्टर होता है हमारा ए प्लस बी। लेकिन हमने फिगर क्या बनाया, हमें कैलकुलेट क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा, ठीक है ना। ट्रायंगल लॉ से हम ये दो वेक्टर ही जोड़ना सीखे थे। तो देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अच्छे से फिगर को देखिए, क्या आया, आर वेक्टर, किधर की तरफ, इधर की तरफ, डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। अच्छा, आर वेक्टर इधर की तरफ है और सी वेक्टर इधर की तरफ है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो क्या हम यहाँ से आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर लिख सकते हैं, ये अपोजिट वेक्टर का डेफिनेशन है। तो आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या लिख सकते हैं, 0। अच्छा, आर वेक्टर क्या था हमारा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये क्या आ गया, 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला, नोट कर लेंगे इसे आप, कि साइक्लिक एडिशन ऑफ वेक्टर, साइक्लिक एडिशन ऑफ वेक्टर इज 0, ठीक है ना। अगर वेक्टर पूरा साइकिल बना रही है तो उसका सम क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये केवल 2 या 3 वेक्टर के लिए नहीं है, ये कितने भी वेक्टर के लिए है। अगर मैं ऐसे हेक्सागन भी बना देता, 1 वेक्टर 2 वेक्टर 3 वेक्टर 4 वेक्टर 5 वेक्टर 6 वेक्टर, और सबके डायरेक्शन ऐसे ही, ठीक है। तो इनका सबका सम क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, इसी प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो कभी कभी ये प्रॉपर्टी बहुत बड़े बड़े सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर देगी, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे, तो उस लॉ को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।